discussing classes. So today we are going to discuss about JIPMER previous year question paper and its solution. So let's begin the topic. First question is, when analyzing the serum laboratory report for a client diagnosed with a lung cancer that has metastasized to pelvic bone, which finding should a nurse anticipate? Elevated calcium, decreased hemoglobin, elevated creatinine kinase. पेशेंट को लंग कैंसर है जो कि मेटास्टाइज्ड हुआ है. मेटास्टाइज का मतलब होता है कि कैंसर का फैलना जो कि पेल्विक बोन तक फैल चुका है. जब बोन इन्वॉल्व होती है हमारे कैंसर केस में, तो बोन्स क्या करती है, कैल्शियम को रिलीज करने लगती हैं ब्लड स्ट्रीम में. तो इस केस में elevated calcium level is a correct option. So the option A is a correct answer. Next question, while administering mannitol, closely monitor the client for hypertension, hypotension, intake and output and tachycardia. मैनिटॉल हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है और ये हम इंक्रीज्ड आईसीपी के केस में या हेड इंजरी के केस में देते हैं. ये क्या करता है, हमारे सेल से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करता है, देन यूरिन के थ्रू ये रिलीज कर देता है, यूरिन के थ्रू ये ड्रेन आउट कर देता है. तो इस केस में हम पेशेंट का इनटेक और आउटपुट मॉनिटर करेंगे. So the correct option is option C. Next is, identify the image shown below. Busca mask, ET tube, LMA, combi tube. So the correct option is LMA. LMA का full form होता है laryngeal mask airway. लेरेंजल मास्क एयरवेज हम हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं और ये टेम्परेरी इंट्यूबेशन मेथड के लिए यूज होता है. जब डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो रहा है तभी भी हम इसको यूज करते हैं और ये टेम्परेरी है और इसको हम सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और ये लाइफ सेविंग मेजर भी है हमारा अगर हम डिफिकल्ट या फेल्ड इंट्यूबेशन होता है तो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. दिस इज आवर ईटी ट्यूब, दिस इज आवर कफ. ये हमारा कफ है ईटी ट्यूब का. ये हमारा कॉम्बिट्यूट एयरवे है, इसको हम डिस्टल कफ बोलते हैं, डिस्टल्ड कफ. ये हमारा प्रॉक्सिमल कफ है, प्रॉक्सिमल कफ. इसके अंदर हमारे 2 ल्यूमेंस प्रेजेंट होते हैं, 1 and 2. नॉर्मली किसी भी एंडोट्रेकियल ट्यूब में एक ही ल्यूमेन होता है, बट इसमें 2 ल्यूमेंस प्रेजेंट होते हैं. इसको हम ईसोफेजियल ट्रेकियल एयरवे और ईसोफेजियल ट्रेकियल डबल ल्यूमेन एयरवे भी कहते हैं. ये ब्लाइंड इंसर्शन एयरवे डिवाइस होता है. इमरजेंसी केस में या प्री हॉस्पिटल के केस में जब पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा और हमें दिख नहीं रहा कि कहाँ है पेशेंट का ट्रेकिया और कहाँ ईसोफेगस, तो हम इसको ब्लाइंडली इंसर्ट कर सकते हैं और ये भी एक टेम्परेरी मेथड ऑफ इंट्यूबेशन है. बट इसको हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो. Next question is, unit regular insulin with 50 ml of 50% dextrose treatment used for. Potassium level 2.5 milliequivalents per liter, serum amylase elevation, potassium level 7.2 milliequivalents per liter or none of the above. हम 50 ml of 50% डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन किस चीज को ट्रीट करने के लिए देते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पोटेशियम लेवल 7.2 मिलीक्विवेलेंट. ये कैसे एक्ट करता है? जब इंसुलिन और इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज पेशेंट को हम देते हैं तो इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश कर रहा है. तो ग्लूकोज कम करने की कोशिश में क्या करता है, वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है. जब ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा होता है तो उसी के साथ साथ पोटेशियम भी उसके साथ कंबाइंड हो जाता है और वो सेल्स के अंदर जाता है. सो जो एलिवेटेड लेवल ऑफ पोटेशियम है वो डिक्रीज होने लगता है और एलिवेटेड लेवल ऑफ पोटेशियम को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया. और नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम होती है हमारी 3.6 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Next question is, Ramesh is 40-year-old male receiving blood transfusion. On assessment, the nurse found that respiratory rate is 24, blood pressure is 90/60. Which of the following priority action by the nurse? So हमें पहले इस क्वेश्चन में 2 चीजें दी गई हैं, एक तो रेस्पिरेटरी रेट और एक दिया गया है बीपी जो कि हमें दिख रहा है कि ये कम है. तो
नर्स का क्या प्रायोरिटी एक्शन होगा? तो ऑप्शंस आर स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, इमीडिएटली फ्लश द आईवी लाइन विद अ नॉर्मल सलाइन, इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द डॉक्टर। कभी भी पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स इज टू इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देन नोटिफाई द डॉक्टर एंड देन स्टार्ट द आईवी नॉर्मल सलाइन. First is the immediately stop the transfusion. So correct option is option C. Next question is full form of Niti Aayog. National Institute of Transforming India, National Institute for Transforming of Industries, National Income Transforming Initiative, National Institute for Technical Initiative. So the correct option is option A. नीति आयोग stands for National Institute for Transforming India. नीति आयोग के CEO है परमेश्वर अय्यर, जो कि बनी है formed in 1st January 2015. Next question is gynecoid pelvis subpubic angle is. Option A is 100, option B is 45 degree, option C is 90 degree और option D is 30 degree. So इस इमेज में आप देख सकते हो ये हमारी प्यूबिक बोन है, दोनों प्यूबिक बोन है. सो सब प्यूबिक एंगल इन दोनों प्यूबिक बोन के बीच में होता है, तो दिस इज अ सब प्यूबिक एंगल. So as you can see in this image, this is making 90 degree. So the correct option is 90 degree. Option C is a correct answer. Next question is ECT is given under the presence of which of the following? Laryngoscope, endoscopy, intracranial pressure monitoring और BP apparatus. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हमारी किस के प्रेजेंस में होनी चाहिए? जब हम पेशेंट को ECT दे रहे हैं तो हम उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ICP हमारा रेज हो सकता है या कम भी हो सकता है. तो हमें पेशेंट का ICP मॉनिटर करना है, जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिदम ऑफ द गिवन ECG. सो इसके ऑप्शंस हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर. सो आप इमेज देख सकते हैं ये कैसे रेगुलर पैटर्न में है और ये बहुत जल्दी ये कैसे रेगुलर पैटर्न में और ये बहुत जल्दी हो रहा है. तो इनको इस द करेक्ट ऑप्शन इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. Next question, during early post-operative period after the thyroidectomy, the client is experienced carpal spasm and the blood pressure is taken. This most expected sign due to latent tetani, normal after the thyroidectomy, reduced level of thyroid hormone or none. जब thyroidectomy means या तो पूरा थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया गया है या पार्शियल थायराइड ग्लैंड को निकाला गया है. थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में हमारे पैराथायराइड हार्मोन होते हैं. जो पैराथायराइड ग्लैंड है मेनली इनका फंक्शन होता है कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करना. जब हम थायराइड से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करते हैं तो हमारे पैराथायराइड हार्मोन्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स भी इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाते हैं. तो correct answer is a latent tetani. Option A is a correct answer. Next question, separation of a normally located placenta is called abruptio placenta, placenta previa, threatened abortion और incomplete abortion. Normally situated placenta था और वो separate हो गया, तो इसको हम बोलते हैं abruptio placenta. So the option A is a correct answer. Placenta previa का मतलब होता है low lying placenta. Threatened abortion start हो गया है बट वो उस स्टेज तक पहुंचा नहीं है जिससे कि complete abortion हो जाए. अगर हम उसको इनिशियली ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है. इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सम पार्ट ऑफ द फीटस एक्सपेल्ड आउट हो चुका है पर कुछ पार्ट अभी भी यूट्रस के अंदर है, उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं. तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. इस इमेज में देख सकते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा भी हमारा दो टाइप का होता है. ये देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली सिचुएटेड है बट ये यूट्रस से डिटैच हो गया है और ब्लड जो है हमारा यूट्रस से बाहर की तरफ सीप आउट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिवील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा. सेकेंड इमेज में देख सकते हैं प्लेसेंटा नॉर्मली सिचुएटेड है बट ये सेपरेट हो गया है हमारे यूट्रस से, ब्लड इन दोनों के बीच में है, ब्लड यूट्रस से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंसील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा. नाउ प्लेसेंटा प्रीविया भी हमारा 4 टाइप्स का होता है. आप इमेज 1 में देख सकते हैं फर्स्ट इमेज जिसको हम लो लाइन बोलते हैं. लो लाइन इसलिए क्योंकि ये
लो लाइंग है, बट ये कंप्लीट हमारे इंटरनल ओस को कवर नहीं कर रहा, इवन मार्जिन तक भी नहीं है, तो ये दिस इज लो लाइंग प्लेसेंटा। सेकेंड इज मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स ये ओस के मार्जिन पे आके अटैच है, तो इसको हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। थर्ड वन इज द इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंटर। पार्शियल सेंट्रल इट मीन्स ये कंप्लीटली कवर नहीं करता ओस को, ये पार्शियली कवर करता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया इनकम्प्लीट और अ पार्शियल सेंट्रल। थर्ड वन इज अ सेंट्रल और अ टोटल, ये टोटली हमारे इंटरनल ओस को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो। आर्टरी फोर्सेप, एलिस फोर्सेप, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप और अ बैबकॉक फोर्सेप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बैबकॉक फोर्सेप। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं इसकी एजेस जो है वो सॉफ्ट होती हैं और इनके बीच में स्पेस होता है। बैबकॉक फोर्सेप हमारी यूज होती है डेलिकेट टिश्यू को ग्रैस्प करने के लिए, और ये इंटेस्टाइनल और लेप्रोटमी प्रोसीजर्स के लिए भी यूज होती हैं। आर्टरी फोर्सेप, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब भी किसी आर्टरी और वेन्स को हमें क्लैम्प करना होता है तो हम आर्टरी फोर्सेप को यूज करते हैं, और ये होमोस्टैसिस में हेल्प करती है। इसकी जो एजेस होती हैं वो ना ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में होती है, तो जिसकी वजह से इसकी क्लैम्पिंग एक्शन बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे से आर्टरी और वेन्स को क्लैम्प कर सकती है। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इमेज में देख सकते हैं इसकी ब्लेड्स में ना हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। और ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप हमारी यूज होती है टिश्यू ऑफ यूट्रस को होल्ड करने के लिए, और यह ट्रांसफर्स इंसिजन ऑफ लोअर सेगमेंट की सर्जरीज में इसको हम यूज करते हैं। एलिस फोर्सेप, एलिस फोर्सेप का दूसरा नाम एलिस क्लैम्प भी है, और ये हैवी टिश्यू को गैस्प करने के लिए यूज होती है, क्योंकि इनके एजेस पे टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हैवी टिश्यूज को होल्ड कर सकती है, जैसे ब्रेस्ट और बावल को। Next question, a client with a diabetic mellitus has a blood glucose level of 644 mg plus dl. The nurse interpreted that this client is most at a risk of development of which type of acid-base imbalance? Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis or a metabolic alkalosis? पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है। डायबिटिक मेलाइटिस के केस में पेशेंट की बॉडी में कीटोन्स बॉडी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, और कीटोन जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो पेशेंट की बॉडी में एसिड ज़्यादा है, और इसमें रेस्पिरेशन का कहीं भी मेंशन नहीं है कि पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। सो दिस इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next question, a client in a shock is receiving a dopamine hydrochloride by intravenous infusion. क्लाइंट शॉक में है और उसको हम आईवी डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड दे रहे हैं। नर्स शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन अवेलेबल फॉर अ लोकल इंजेक्शन इफ आईवी इनफिल्ट्रेशन एंड मेडिकेशन एक्स्ट्राफिजिएशन अगर, तो नर्स के पास ऐसी कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए अगर पेशेंट को आईवी इनफिल्ट्रेशन या मेडिकेशन एक्स्ट्राफिजिएशन हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है फेंटोलामाइन, क्योंकि ये डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड का एंटीडोट होता है और नॉर एपिनेफ्रिन का भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फेंटोलामाइन एक अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि प्रिवेंट करता है डर्मल नेक्रोसिस को और उनको स्लज होने से, और इन्फिल्ट्रेशन को भी रिड्यूस करता है, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन से होती है। विटामिन के हमारा एंटीडोट है वॉरफरिन, जिसको कॉडमिन के नाम से भी जाना जाता है। एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट है हमारे कॉलिनर्जिक क्राइसिस के लिए, और प्रोटामीन सल्फेट एंटीडोट है हमारा हेपेरिन का। सो ये हमारे जिपमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। If you like my video, please do like, share and subscribe my channel and share with your friends. And stay tuned with the KD nursing classes.